हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 4 एयर को डिस्कस करने वाले हैं और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसको बोला जाता है? हमारा जो अर्थ है वो हवा का जो ह्यूज ब्लैंकेट है, मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो एयर से पूरी तरह से घिरा हुआ है, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। और सारे लिविंग बींग्स जो इस अर्थ के ऊपर हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल? एटमॉस्फेयर के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिलता है? एयर मिलता है, जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं। और यही एटमॉस्फेयर हमें सन रेज का जो हार्मफुल इफेक्ट जो होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस दैट मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, लेकिन जो बल्क में ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या हीलियम, ओजोन, आर्गोन, हाइड्रोजन, ये भी गैसेस पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन लेसर क्वांटिटीज में, कम मात्रा में। तो यहाँ पे फिगर्स में दिया गया है कि एयर का जो कंपोजिशन है, कौन कौन से गैस कितने कितने अमाउंट या कितने कितने परसेंट में पाए जाते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है और 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद पाया जाता है सेकंड नंबर में ऑक्सीजन 21%। उसके बाद और भी गैस है जैसे कि आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बाकी जो गैस बच गए वो कितने परसेंट पाए जाते हैं? 0.04%। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो प्लांट्स को जीने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और वो हवा से हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन गैस, वो डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ द सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। तो जो बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं या फिर उसके रूट्स में, सम प्लांट्स के रूट्स में जो बैक्टीरिया वगैरह जो पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन को हवा से लेते हैं और इसको उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ताकि डायरेक्टली उसको मतलब प्लांट जो है वो उसको यूज कर सके। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के बाद सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ। और ह्यूमन और एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं सांस के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वाइल ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बदले में रिलीज करते हैं। और वही हम लोग यानी कि ह्यूमन्स और एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का किस टाइप से स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से जैसे जैसे कि अपर की ओर हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को बांटा गया है। तो पहला है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, और इसका जो एवरेज हाइट है वो है 13 किलोमीटर। ऑल द वेदर फेनोमेनन लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। और जितने वेदर फेनोमेना जो होते हैं जैसे कि बारिश या कुहासा, हेल स्टॉर्म, ये सारे इसी एटमॉस्फेयर या इसी लेयर में होते हैं। दूसरा हमारा है स्ट्रोटोस्फेयर। इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो जो स्ट्रोटोस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर के जस्ट अबव है, और इसका जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना।
तो ये जो लेयर है वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वेदर फेनोमेना जो एक्टिविटी होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगा। वो सारा चीज़ हम कहाँ पे देखने को मिलेगा? ट्रोपोस्फेयर में। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे क्या होता है, जो जेट हो गया या फिर एरोप्लेन हो गया, उसके लिए आइडियल कंडीशन है ताकि वहाँ पे इजिली वो आराम से उसको हम उड़ा सकते हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर और ये एटमोस्फेयर का तीसरा लेयर है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर और ये स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर और इसका जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक है। मेटेराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस और स्पेस से जो मेटेराइट हैं वो इसी लेयर में बर्न अप कर जाते हैं यानी कि जल जाते हैं। चौथा है थर्मोस्फेयर। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। तो थर्मोस्फेयर यानी कि इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम अपर यानी कि इंक्रीज हाइट होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी राइज करता चला जाएगा। द आयोनोस्फेयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर और आयोनोस्फेयर जो है वो इसी लेयर का पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर और इसका जो हाइट है वो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन और ये लेयर में क्या होता है, ये हमें रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यानी कि जो रेडियो वेव्स है वो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो इसी लेयर से होता है। एक्सोस्फेयर ये लास्ट लेयर है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। यानी कि एटमोस्फेयर का जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर और इस लेयर में जो हवा है वो बहुत थिन होता है। लाइट गैसेस लाइक हेलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर। तो वहाँ पे जो लाइट गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन हेलियम वो फ्लोट यानी कि तैर रहे होते हैं ऊपर में। यहाँ पे डायग्राम दिया है दोस्तों, तो डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। लेयर ऑफ एटमोस्फेयर में सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर में हम देखे थे कि जितना भी वेदर फेनोमेना जो कंडीशन है वो सब इसी लेयर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे है। फिर ट्रोपोस्फेयर और उसके जस्ट अबव क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अगर पूछा जाए कि इनको अलग कौन करता है तो वो करता है ट्रोपोपॉज। तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन है, ओजोन गैस यहीं पे पाया जाता है। उसके जस्ट अबव में मेसोस्फेयर है, ठीक है। फिर पूछा जाए मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग कौन करता है, तो स्ट्रेटोपाउस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में क्या आता है, यानी कि उसको कौन अलग करता है, तो मेसोपॉज। और थर्मोस्फेयर के जस्ट अबव है एक्सोस्फेयर। ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो किलोमीटर में हाइट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर क्या होता है, आवर टू आवर या फिर डे टू डे जो कंडीशंस होते हैं उसको हम वेदर ही बोलते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। मौसम में कभी गर्म मतलब कभी बारिश हो गई अचानक से, कभी गर्मी पड़ गई, तो वो कुछ ही मोमेंट में जो चेंज होते हैं ना दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represents the climate of a place। और जब वही वेदर का जब हम लोग एवरेज निकालते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। उस जगह का क्लाइमेट को बता देता है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, जो हवा है, तो हवा को जो हम मेजर करते हैं कि जो हवा है उसका क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस है और क्या डिग्री ऑफ कोल्डनेस है एयर का, तो उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। मतलब कि किसी भी प्लेस कितना ज़्यादा गर्म है और कितना ज़्यादा ठंडा है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। तो जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इन्फ्लुएंस करने का जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इंसोलेशन। चलिए आगे देखते हैं कि इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन क्या होता है, जो
सन से जो सोलर एनर्जी आ रही होती है अर्थ के ऊपर और अर्थ उसको क्या करता है, इंटरसेप्ट कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। और जो इंसोलेशन का अमाउंट है इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा, घटेगा। देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। और उसी तरह से टेम्परेचर घटता चला जाएगा, यानी कि जब आप इक्वेटर पे रहेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, और जब आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम, ना के बराबर, मतलब कि बहुत ठंडा रहेगा उधर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो एयर होता है ना उसी का जो वेट है उसको प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे ही एटमोस्फेयर के लेयर में हम अबव ऊपर की ओर जाएंगे तो जो प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। तो हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे देखने को मिलेगा, सी लेवल पे, और सी लेवल के जैसे ही अबव हम जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या है, घटता चला जाएगा, और कुछ हाइट के ऊपर प्रेशर एकदम जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। और हॉरिजॉन्टली भी हम जब देखते हैं तो अलग अलग जगह पे जो एयर प्रेशर है वो अलग अलग होता है। वो क्यों अलग होता है, क्योंकि वहां पे जो एयर का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। वैसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो हाई होने के कारण जो हवा है वो हीट हो जाता है, तो जब हवा हीट हो जाएगा तो वो राइज करना शुरू करेगा। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। तो ये क्या क्रिएट करता है, वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। और लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। और यही जो लो प्रेशर एरिया है वो किससे एसोसिएटेड है, क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर, यानी कि बादल टाइप का मौसम दिखने लगेगा, बारिश होने वाली जो टाइप रहेगा ना उस टाइप का दिखने लगेगा। इन एरियाज हैविंग ए लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। और वैसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो जो हवा होगा वो ठंडा होगा। इट इज देयर फॉर हैवी। और हवा जो ठंडा होगा तो ठंडा होने के कारण क्या है, हवा हो जाता है, हैवी हो जाता है। देयर फॉर हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज। तो हाई प्रेशर को हम कैसे एसोसिएटेड कर सकते हैं, क्लियर और सनी स्काइज रहेगा। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है विंड। विंड क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया टू ए लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो मूवमेंट ऑफ एयर, तो एयर का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ उसी को बोला जाता है विंड। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और विंड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परमानेंट विंड, दूसरा है सीजनल विंड्स और तीसरा है लोकल विंड्स। इन तीनों टॉपिक को एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है परमानेंट विंड्स। दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर, तो ये जो विंड है परमानेंट विंड वो लगातार सालों भर एक ही वे में या एक ही डायरेक्शन में ब्लो करता रहेगा इसकी हवा। तो उसको हम बोलते, इसका एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ये किसके एग्जांपल हैं, परमानेंट विंड के। दूसरा है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर पाथ विद द मूवमेंट ऑफ द सन। तो जो सीजनल विंड्स होते हैं तो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये भी अपना पाथ को चेंज करते हैं, यानी कि उसी के डायरेक्शन जो है विंड ब्लो करेगी, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल विंड। जैसे कि एग्जांपल में मॉनसून विंड। लास्ट है यहाँ पे लोकल विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ड्यूरिंग पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो लोकल विंड्स किसको बोलते हैं, किसी पार्टिकुलर पीरियड में या किसी पार्टिकुलर डे या ईयर में या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करती है उसको बोलते हैं लोकल विंड। और लोकल विंड का एग्जांपल है सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, लू एटसेट्रा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है मेजर प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये 0 डिग्री यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वो क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ठीक ना, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, ठीक है। और उसके बाद इसके जस्ट अब यहाँ पे है ये जो लाइन दिख रहा है डॉट 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 करके, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके जस्ट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया यहाँ पे। और ये जो नीचे वाला जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है वो कौन से विंड को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ट्रेड विंड।
चूंकि ये नॉर्थ की तरफ से आ रहा है इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है इसीलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक ना। अब जैसे नीचे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट से ये विंड बह रहा है या ब्लो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब दिया हुआ पॉइंट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हैं जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड। और यहाँ भी 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ के बीच में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो हॉर्स लेटीट्यूड इसको भी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप मतलब कि डायरेक्शन देख सकते हैं कि हवा किस वे में बह रही है। बीच में होता है लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। इसी तरह नीचे भी। चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। मॉइस्चर इन द एयर। तो हवा में मॉइस्चर कैसे होता है, तो मॉइस्चर होता क्या है, जो हवा में पानी, जो पानी या फिर वाटर जो अवेलेबल होता है उसी को हम बोलते हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है किसी भी टाइम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जब अ, हवा वाटर वेपर से फुल होता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। और जैसे ही जो हवा है वो वार्मर होगा मतलब कि और गर्म होगा तो इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है वाटर को होल्ड करने की, वो जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। तो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो इसके चलते वो क्या हो जाता है, मोर एंड मोर ह्यूमिड हो जाता है। When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor। और जब वाटर करता है, चाहे वो लैंड से करे या फिर डिफरेंट वाटर बॉडीज से करे, तो वो बाद में क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। और यही वाटर वेपर को हम लोग कभी-कभी गैस बोलते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling। और जब वाटर वेपर राइजेस करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, तो फिर वहां पे धीरे-धीरे क्या होगा, कूलिंग हो जाएगा। द वाटर वेपर कंडेंसेस काउजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। और वाटर वेपर कंडेंस करके यानी क्या करेगा, गैस से वाटर ड्रॉपलेट के रूप में बारिश करवा देगा, ठीक है। तो यही वाटर वेपर कंडेंसेस काउजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जैसे ही बादल से मतलब कि पानी नीचे की ओर गिरता है लिक्विड के फॉर्म में तो उसको बोलते हैं रेन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और यहाँ पे इसी मैकेनिज्म के आधार पे रेनफॉल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा है साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पे तीनों का एग्जाम्पल दिया गया है, एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। जैसे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक ना। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होगा, मतलब कि जो तालाब है या फिर नदी है वहां से पानी मतलब गर्म हुआ तो ऊपर की और मतलब भाप बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, ऊपर जाएगा, बादल का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद एक समय के बाद वो बारिश करवा देगा। तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। और दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल या रिलीफ रेनफॉल। जैसे कि समुद्र से लहर उठा और लैंड के पार्ट में मतलब कहीं कहीं पे भी मतलब कि माउंटेन है तो उससे टकराएगा वो मॉइस्चर एयर अपने साथ और फिर बारिश करवा देगा, तो उसको बोलते हैं रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। फिर ये हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में ये कोल्ड एयर इधर दिया है और इधर वार्म एयर दिया है, ठीक है। तो ये साइक्लोन की मदद से होता है रेनफॉल, तो साइक्लोनिक रेनफॉल। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, दे दिया है तो देख लेते हैं। एयर सर्कुलेशन। When air is heated it expands, become lighter and goes up। जब एयर हीट होता है तो वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, एक्सपेंड करेगा और वो हल्का हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर की ओर मूव करेगा। कोल्ड एयर इज डेंसर। और जो कोल्ड एयर है वो डेंसर होता है यानी कि भारी होता है एंड हैवी। इट टेंड्स टू सिंक डाउन। और वो नीचे की ओर मतलब कि नीचे की ओर बैठ जाएगा। व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल इन द गैप, इट इज नोन एज एयर सर्कुलेशन। और जब हॉट एयर राइजेस करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो वहां पे गैप हो जाएगा, तो उस गैप को भरने का काम कौन करेगा, कोल्ड एयर करेगा। तो कोल्ड एयर उस जो गैप है उसको भरेगा, तो उसी को हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है
उसको क्या चीज़ से मेजर करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से। और इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? एंडर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल्स द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पर जो वाटर का जो पानी है बर्फ बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी उबलना शुरू हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। तो चांद पे किसी भी प्रकार का एयर नहीं पाया जाता है। तो जब एयर ही नहीं पाया जाएगा तो एयर प्रेशर भी नहीं होगा। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। और एस्ट्रोनॉट जब मतलब कि चंद्रमा पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहन के जाते हैं, ताकि ताकि उसमें क्या है, एयर से वो भरा हो। ठीक है। इफ दे डिड नॉट वियर दिस स्पेस सूट द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल बस्ट। और अगर इस केस में अगर एस्ट्रोनॉट इस टाइप का जो सूट दिया है, जो कि ये जो स्पेस सूट है, अगर वो पहन के नहीं जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट के बॉडी के ऊपर एक जो प्रेशर है वो काउंटर प्रेशर लगेगा। उसके चलते क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल बस्ट कर जाएगा और उसमें ब्लीडिंग आने की चांसेस है। ठीक है। और अंततः उनकी डेथ हो जाएगी। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। और यहाँ पे जो विंड है उसको जो किस डायरेक्शन वे से वो ब्लो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। जो वेस्ट की तरफ से विंड ब्लो कर रहे हैं, कि वेस्ट से ईस्ट, तो स्टार्टिंग में वो वेस्ट में थे ना, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ब्लो कर रहे हैं विंड, उस विंड को हम बोलेंगे वेस्टर्ली। ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लेट, हेल। और प्रेसिपिटेशन बारिश होना किस रूप में, चाहे वो बर्फ में हो या फिर लिक्विड के रूप में हो, नॉर्मल बारिश, तो उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। वो 3 तरह से होता है बारिश: स्नो, स्लिट और हेल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टॉपिक पूरा कवर होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।